कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ है, तो फोकस से ऑब्जेक्ट की जो दूरी है उसे x1 कह देंगे, और मान लीजिए इमेज यहाँ बना तो इमेज से फोकस की दूरी को अगर x2 कह देंगे, और ये वाला लेंथ फोकल लेंथ है, तो रिलेशन होता है न्यूटन्स के हिसाब से x1 x2 इक्वल टू एफ स्क्वायर, या फिर फोकल लेंथ इक्वल टू रूट अंडर x1 x2, जहां पर x1 है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस और x2 है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। मतलब ये जो डिस्टेंस है u और v लेने की जगह u और v लेते तो कहां से लेते डिस्टेंस हम लोग? मिरर से। अब अगर रेफरेंस मिरर से हटा करके हमने फोकस पे रख दिए, फोकस से सभी डिस्टेंस मेजर करना चालू किए, तो जो फॉर्मूला था हम लोगों के पास 1/v + 1/u = 1/f, उसी में ये सब डेटा जब रखेंगे, जैसे यहाँ पर रखेंगे u के जगह पे -x1 + f, तो v के जगह पे आ जाएगा x2 + f विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, अपने आप सॉल्व करने के बाद तो उस सबको जब सॉल्व करते हैं तो यही रिलेशन आता है x1 x2 इक्वल टू एफ स्क्वायर। तो कभी कभी डायरेक्टली आपका इसके ऊपर सवाल आ जाएगा, तो ये डायग्राम बना करके फॉर्मूला लिख दीजिए, न्यूटन्स फॉर्मूला कहते हैं इसे। x1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम, x1 जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, x2 है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख लिए। एक और चीज रहता है कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन, स्क्रीन मतलब जहां हमें इमेज चाहिए, स्क्रीन के बीच में लेंस का वो लोकेशन जहां पर कि लेंस को हम रखें तो इमेज जो है स्क्रीन पे ही बने। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट से स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो गिवन है कैपिटल D। तो ऑब्जेक्ट से लेंस का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं x, और अगर इमेज को स्क्रीन पे बनना है तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा कितना? D - x। इसके फाइनल रिजल्ट लिखना आप, डेरिवेशंस नहीं लिखना, ठीक है। तो अगर मैं लेंस में फॉर्मूला लगाऊं 1/v प्लस की माइनस 1/u = 1/f, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा 1/v - 1/u = 1/f। तो v के जगह पे मैं रखूंगा D - x माइनस u के जगह रखूंगा -x इक्वल टू फोकल लेंथ, प्लस होता है कि माइनस इस लेंस का, ये कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स है, तो उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव प्लस f। ऐसा अगर रखूं और इसे सॉल्व करूं तो देखिए 1/d - x प्लस 1/x इक्वल टू 1/f, ये हो जाएगा x प्लस ऊपर में d - x बाय नीचे में x इंटू d - x इक्वल टू 1/f। यहाँ से एक x कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा d इंटू f इक्वल टू x इंटू d माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी प्लस d इंटू एफ इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मतलब x के दो वैल्यू आएंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यू आएंगी। कौन कौन सी वैल्यू आएगी? तो x इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो -b मतलब d हो गया, b पोजीशन की जगह पे -d है, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बोले तो d स्क्वायर माइनस 4ac, तो -4 a के जगह पे 1, c के जगह df, ठीक है। तो -4ac df डिवाइड बाय 2a मतलब 2, ठीक है। तो x के दो सॉल्यूशंस होंगे। अब दो सॉल्यूशंस होंगे या नहीं होंगे डिपेंड करता है इस टर्म पे, ये इमेजिनरी है कि रियल है, बराबर। तो अगर कंडीशंस जो आपको ये सब बातों से ध्यान रखना है कि इफ, पहली बात है अगर d स्क्वायर ग्रेटर देन 4df हो गया, d स्क्वायर ग्रेटर देन 4df,
इसका मतलब ये हुआ d और d कैंसल, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन ग्रेटर देन 4f। तो दो सॉल्यूशन मिलेंगे, रियल सॉल्यूशन मिलेंगे x के दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यही पहचान होता है ना कि जो d की वैल्यू है, अगर वो वैल्यू d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो कितने सॉल्यूशंस मिलते हैं? दो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। और अगर उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो 1 सॉल्यूशन मिलता है, और लेस देन 0 हो जाए तो फिर इमेजिनरी सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 4f हो गया तो फिर स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में दो ऐसे लोकेशन मिलेंगे जहां पर कि लेंस को रखने पे इमेज स्क्रीन पे बनेगा। तो आपको जो ध्यान रखना है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन ग्रेटर देन 4f हो गया, देन टू पोजीशन ऑफ लेंस, दो पोजीशन ऑफ लेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, so image form on स्क्रीन पे बनेगा। आपको ये बातें ध्यान रखना। अब वो दो पोजीशन कौन कौन सा है ये निकालने आपको नहीं देगा, लेकिन अगर निकालने दे दिया तो मैं यही बता देता हूं। जैसे ये रिलेशंस आप ध्यान रखेंगे, अगर निकालने दे दिया तो एक विथ प्लस जाएंगे और एक विथ माइनस जाएंगे। ठीक है, एक सॉल्यूशन एक पोजीशन हो जाएगा d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df, और एक सॉल्यूशन हो जाएगा d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df बाय 2, बराबर। तो एक विथ प्लस और एक विथ विदाउट, मतलब एक माइनस के साथ। ठीक है, ऐसे जाएंगे। अब अगर दूसरा कंडीशन हुआ कि ये इक्वल टू 0 हो जाए, तो ये इक्वल टू 0 तभी होगा जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। आपस में बराबर होंगे इसका मतलब डिस्टेंस इक्वल टू 4f हो जाए, तो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, d इक्वल टू 4f हो जाएगा। तो d इक्वल टू 4f हो जाएगा, तो यहाँ पर 16f और ये 16f का स्क्वायर, ये 16f का स्क्वायर कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो वो लोकेशन कौन सा हो जाएगा? d/2, मतलब बिल्कुल एकदम मिडिल में, स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के मिडिल पॉइंट एक लोकेशन मिला, ओनली वन पोजीशन। कौन सा पोजीशन? वो भी d/2 ऑफ लेंस, सो इमेज एट स्क्रीन पे बनेगा। और तीसरा कंडीशन जो ध्यान रखना है वो ये कि अगर d लेस देन 4f हो गया तो इमेजिनरी सॉल्यूशंस, मतलब फिर कोई ऐसे पोजीशंस नहीं मिलेंगे रियल में ताकि इमेज को स्क्रीन पे बनाया जाए। मतलब आप मिरर मतलब लेंस को कहीं पर भी रख लो, इमेज स्क्रीन पे नहीं बनेगा। नो पोजीशन, इसका मतलब इमेजिनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप इसमें क्या बनाएंगे? आप इसमें ये डायग्राम बनाएंगे, ये रिलेशन लिखेंगे और ये तीन बातें लिखेंगे। बाहर अंधेरा ही है। एक आध हफ्ते में 5:30 बजे बुलाऊंगा। एक आध हफ्ते में तो हो जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक और था, वो ये है कि अगर वॉच के अंदर टाइम गिवन हो, सपोज बोल रहा है कि सुबह का 7:43 हुआ है, तो मिरर में देखने पे क्या टाइम पता चलेगा? तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि टोटल जो है 12 बजना चाहिए। ठीक है, तो 12 बजना चाहिए, तो 52 सेकेंड को मिनट कन्वर्ट करने के लिए 8 सेकेंड की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया 8 सेकेंड, तो 8 सेकेंड हो गया तो 1 मिनट हो गया, तो 43 + 1 44 हो गए। अब कितनी मिनट बचेगी 60 मिनट होने में? 16। ठीक है, ये दोनों को अगर अपन ऐड कर देंगे तो 1 घंटा हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर 7 है तो 1 हो गया 8,
तो 4, ठीक है। मतलब अगर आप 12 ऐसे बजाओगे कि 5 12 17 08, तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत इसलिए होगा क्योंकि इसमें 1 घंटे टाइम एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं, ठीक है। टोटल मिलाकर के 12 बजना चाहिए। अगर इस दोनों को ऐड करो तो 12 बज जाएगा। देखो 60 का 0 0 बोल देंगे, 1 मिनट कैरी करेंगे, इधर लाएंगे, तो 43 और 16 59 प्लस 1 मिनट 60 मिनट, तो 60 मिनट में भी 0 0 कह देंगे। 1 घंटे 60 मिनट के बदले में उधर कैरी करेंगे, तो 7 + 1 8 + 4 12 हो गया, बराबर। तो इस हिसाब से एक आधा कभी सवाल आ गया तो आप ध्यान रखना। एक जैसे और दे देता हूँ, ये लिख लो, एक और दे देता हूँ। मान लो 5:27 मिनट 21 सेकेंड, इसका मिरर में क्या होगा। और एक और 9:15 मिनट 41 सेकेंड, इसका मिरर में क्या होगा। बहुत सिंपल है, बट आ गए तो भूलना मत। (21) को 60 करना है तो 39 सेकेंड। अब 1 मिनट हो गया तो 27 + 1 28, तो 32 मिनट 60 हो जाएगा। 1 घंटा 6 + 6 12। नेक्स्ट बातें करेंगे प्रिज्म। कोई भी कांच का टुकड़ा या कोई भी मीडियम जिसमें रेज जिस सरफेस पे आती है उसे कहते हैं इंसिडेंट सरफेस, और जिस सरफेस से रेज निकलती है उसे कहते हैं इमर्जेंट सरफेस। जब अपन को इंसिडेंट सरफेस और इमर्जेंट सरफेस के बीच में कोई एंगल या तो बने या एंगल बनता हुआ दिखे तो उसे कहते हैं प्रिज्म। तो ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे शेप को कहते हैं प्रिज्म। जब इंसिडेंट सरफेस और इमर्जेंट सरफेस के बीच में या तो डायरेक्टली एंगल बनता हुआ रहे या बनता हुआ दिखे तो उसे कहते हैं हम लोग प्रिज्म। इसमें ये वाला जो एंगल है, दोनों सरफेस के बीच का एंगल, इसे प्रिज्म का एंगल या एपेक्स एंगल कहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए अगर इसका शेप ऐसा होता और रेज यहां से आता और फिर इस सरफेस से निकल जाता, तो ये दोनों लेयर के बीच में, दोनों सरफेस के बीच में यहाँ एंगल तो नहीं बन रहा, लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे तो एंगल बनता हुआ दिख रहा है, तो इसलिए ये भी प्रिज्म हुआ। फिर यहीं पर अगर ये ऐसा हो जाता, रेज यहां से आ रहा हो और यहां से निकल रहा हो, तो ये दोनों इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा, पैरेलल हो गए। तो पैरेलल हो गए मतलब इनफाइनाइट से पहले कहीं नहीं मिलेगा, मतलब एंगल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो ये प्रिज्म नहीं हुए। सिमिलरली शेप कोई भी हो, जरूरी नहीं कि वो ट्रायंगुलर शेप का हो। रेज यहां से आए और ऐसे करके इधर से निकल जाए तो ये भी प्रिज्म हो गया, क्योंकि यहाँ इमर्जेंट सरफेस और इंसिडेंट सरफेस के बीच में इधर एंगल बनता हुआ दिख रहा है, तो इसलिए ये प्रिज्म हो गया।
इसी प्रकार से ऐसा कुछ है कि रेज यहां से आया और ऐसे निकल गया, तो यहां पर एंगल बन रहा है, तो ये भी प्रिज्म है। इसी प्रकार से रेज यहां से आया, ऐसे निकल गया, तो ये दोनों फिर पैरेलल ही हो गया, इनफाइनाइट पे जा गया, तो ये प्रिज्म नहीं हुआ। मतलब कॉन्सेप्ट प्रिज्म के पहचानने का सिंपल साफ शब्दों में ये है कि इंसिडेंट सरफेस और इमर्जेंट सरफेस के बीच में या तो डायरेक्टली एंगल बन जाए या फिर बनता हुआ दिखे। अगर ऐसा होगा तो फिर वो प्रिज्म होगा, नहीं तो प्रिज्म नहीं होगा। इसी स्लैब के अंदर, इसी डायग्राम के अंदर ऐसा हो जाए कि रेज यहां से आए और इधर से निकले, तो फिर ये प्रिज्म है। इधर से निकला तो नहीं है, इधर से निकले तो ये तो फिर एंगल बन गया ना, तो फिर प्रिज्म है। मतलब इंसिडेंट सरफेस और इमर्जेंट सरफेस के बीच में एंगल बनना हो चाहिए तो प्रिज्म कहलाएगा। तो लिखेंगे प्रिज्म के बारे में। क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन विच emergent surface and incident surface are not parallel. Emergent surface and incident surface are not parallel. It's called prism. नीचे ये सब डायग्राम बना देंगे आप एग्जाम्पल में फटाफट। Are not parallel, parallel नहीं होना चाहिए। हो गया। प्रिज्म में ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए रेज आया, तो यहां का जो नॉर्मल है उसके साथ ये एंगल मान लीजिए आई पे आया। ये एंगल प्रिज्म एंगल या एपेक्स एंगल ए है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने म्यू लिया, बाहर में एयर है, तो ये रेयरर से डेंसर जा रहा है। तो ऐसा नहीं जाते हुए, ये इसका ओरिजिनल डायरेक्शन है, इसमें इसको जाना चाहिए था अगर वहां पर प्रिज्म मीडियम नहीं बदलता, लेकिन उस जगह में वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा कि टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, तो इधर की तरफ बेंड कर जाएगा। तो मान लीजिए ये ऐसा हो गया। इस एंगल को मैं कह देता हूं R1। सिमिलरली जब ये इस सरफेस पे आएगा तो यहाँ का नॉर्मल ये हो गया N2। ये दोनों को अगर मिला देंगे, ये वाला एंगल को मैं अभी थीटा कह देता हूं थोड़ी देर के लिए। जब यहां पर ये एंगल आया, इस एंगल को मैं R2 कह देता हूं। इस जगह पे आया था, अब डेंसर से रेयर जा रहा है, तो ये अब ऐसा नहीं जाते हुए अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। ये हो गया, तो ये हो गया इमर्जेंट रेज।
तो ये जो एंगल है उसे इमर्जेंट एंगल ई कह दिया हमने, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है। तो टोटल डेविएशन, पहला डेविएशन तो इसी जगह हुआ है, फिर दूसरा डेविएशन इस जगह हुआ है, डेल्टा 2 डेल्टा 1। तो जो नेट डेविएशन हुआ वो ये वाला हो गया नेट डेविएशन, डेल्टा, टोटल डेविएशन रेज में। अब उस डेल्टा की वैल्यू अगर निकालने जाएंगे तो यहां पर जो रिलेशंस आएगा वो ये आता है कि डेविएशंस इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। इस जगह जो डेविएशन होगा, देखिए ये एंगल अगर आई है तो ये पूरा एंगल भी आई होगा, उस पूरा एंगल आई में से R1 को माइनस कर लेंगे तो डेल्टा 1 आ जाएगा, मतलब I माइनस R1 पहला डेविएशंस। फिर दूसरा डेविएशन इस जगह में बात करेंगे, तो दूसरा डेविएशन इस जगह में बात करेंगे तो ये वाला डेविएशन हो गया। अगर ये R2 है तो ये वाला एंगल को भी आप R2 कह देंगे, तो E माइनस R2 इक्वल टू डेल्टा 2। तो दूसरा डेविएशन हो जाएगा E माइनस R2, मतलब जो डेविएशंस का फॉर्मूला हो गया वो हो गया I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। अब R1 प्लस R2 का मतलब क्या हुआ, तो ये R1 ये R2 ये थीटा तीनों मिलकर के 180 डिग्री, थीटा प्लस R1 प्लस R2 मिलकर के 180 डिग्री। और अगर आप इसको देखेंगे, ये एंगल को, ये पूरा एंगल को और ये पूरा एंगल को, तो ये 90 है, ये 90 है, ये A है और ये थीटा है, चारों एंगल ऐड करेंगे तो 360 होना चाहिए। इसका मतलब A प्लस थीटा प्लस 90 प्लस 90 की वैल्यू 360। तो यहां से A प्लस थीटा की वैल्यू हो जाएगा 180, और यहां पर है थीटा प्लस R1 प्लस R2 की वैल्यू 180। तो अगर राइट साइड का 180 सेम है तो लेफ्ट साइड में भी A प्लस थीटा और ये सेम होगा। तो अगर ये दोनों सेम है तो दोनों जगह थीटा भी है, तो इसका मतलब A किसके जगह पे आया, तो यहीं से एक रिलेशन हो गया, जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो हो जाएगा किसके बराबर, R1 प्लस R2 के बराबर। तो अगर ऐसा हो गया तो इसी रिलेशंस को लिख सकते हैं I प्लस E माइनस A, ये हो गया डेविएशंस का एंगल। अभी इसमें मैंने कोई स्पेशल कंडीशन नहीं लगाया हूं, ठीक है, ये नॉर्मल सी बातें हैं, I प्लस E माइनस A या I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, जहां पर R1 प्लस R2 का मतलब A मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये सिचुएशन हो गया डेविएशन का। अब इसमें कंडीशन आता है, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशंस, कम से कम डेविएशंस हो। तो मिनिमम डेविएशंस तब होते हैं प्रैक्टिकली, ऐसा जब इस एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करके देखा गया तो ऐसे एंगल को अलग अलग समय में वेरी कराए, तो यहाँ पर भी E अलग अलग जगह से वेरी करेगा, उससे डेविएशंस मेजर करेंगे। ऐसा बार बार एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया तो पता चला कि उस कंडीशंस में डेविएशन सबसे कम मिला जब ये I और E न्यूमेरिकली सेम हो गया। I और E जो इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल दोनों सेम हो गया, तो वही हो गया कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। तो अगर हम मिनिमम डेविएशंस की बात करेंगे तो वो कंडीशंस हो गया I और E इक्वल हो गए। और जब I और E इक्वल हो जाएगा तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से 1 इंटू साइन I इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1, और इस साइड देखेंगे म्यू इंटू साइन R2 इक्वल टू 1 इंटू साइन E, और चूंकि E और I इक्वल हो गए तो साइन E और साइन I भी इक्वल हो जाएंगे, तो 1 इंटू साइन E और 1 इंटू साइन I दोनों सेम। और अगर ऐसा सेम हो गए तो म्यू इंटू साइन R1 और म्यू इंटू साइन R2 को सेम होना पड़ेगा, और म्यू सेम ही है तो इसका मतलब R1 और R2 को भी क्या होना पड़ेगा, सेम। तो अगर ऐसा हुआ तो ऑटोमेटिकली R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा, और जब R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा तो देखो R1 प्लस R2 की वैल्यू कितना, A, तो R1 और R2 दोनों इक्वल हो गया, तो R1 को A/2 लिख सकते हैं और R2 को भी। तो ये कंडीशंस हो गया मिनिमम डेविएशंस का, कि उस कंडीशंस में R1 और R2 इक्वल हो गए किसके बराबर, A/2 के बराबर। तो I इक्वल टू E में मिनिमम डेविएशंस, अगर I इक्वल टू E में मिनिमम डेविएशंस हो गया तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू कितनी हो गई, तो डेल्टा मिनिमम उस वक्त जो डेविएशंस हो गया वो मिनिमम I प्लस E माइनस A। I के जगह पे आप क्या लिख दो, या तो E लिख दो या फिर E के जगह I लिख दो, तो आप इसे यहाँ लिख सकते हो 2I माइनस A, या फिर आप इसे लिख सकते हो 2E माइनस A। ये हो गया मिनिमम डेविएशंस की बातें।
ठीक है, ये भी कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है, ये है मिनिमम डेविएशन के सिचुएशंस में। ठीक है, आई और ई की वैल्यू दोनों आपस में सेम होगी, उस कंडीशन में मिनिमम डेविएशन ऐसा हो गया। अभी कोई अप्रोक्सीमेशन वगैरह नहीं लगा है। ठीक है, ये एग्जैक्ट बात है, कोई अप्रोक्सीमेशन की बात नहीं। अब धीरे धीरे हम इस पे अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चालू करेंगे। तो आप देखो ध्यान से, आपको ये समझेगा कि यहीं से अगर आई से ही हमको लिखना हो तो डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू जो हो आई की वैल्यू हो जाएगी। डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? आई की वैल्यू हो जाएगी। अब अगर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से म्यू इंटू साइन आई इक्वल टू 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। R1 बोले तो a बाई टू, ये मिनिमम डेविएशन के केस में R1 बोले तो a बाई टू। तो यहीं से म्यू की वैल्यू निकाला जा सकता है, वो निकाला जा सकता है साइन आई बाई साइन R1। बताओ साइन साइन कैंसल, तो आई के जगह पे क्या लिखूंगा मैं? a प्लस डेल्टा मिनिमम बाय टू, और R1 की जगह क्या लिखूंगा? a बाय टू। तो ये हो गया फॉर्मूला हमारे पास म्यू का, म्यू इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाय टू बाय साइन a बाय टू। ऐसा हो गया मिनिमम डेविएशंस का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। आपको पता है कि साइन थीटा जो है, अगर थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा बहुत छोटा हो जाएगा। तो एंगल ऑफ प्रिज्म अगर बहुत छोटा हो तो उस कंडीशन में साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल, छोटे एंगल के लिए। स्मॉल एंगल के लिए इसे लिख दूंगा मैं कितना? अप्रोक्स में a प्लस डेल्टा एम बाई टू और नीचे में a बाई टू। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया a प्लस डेल्टा एम बाई टू। ये किसकी वैल्यू हो गई? म्यू के बराबर, सॉरी बाय a। ये हो गया म्यू के बराबर। a जाके उधर मल्टीप्लाई हुआ तो डेल्टा एम इक्वल टू म्यू a माइनस a। तो a कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? म्यू माइनस 1। तो स्मॉल एंगल के लिए जो आपको मिनिमम डेविएशंस का फॉर्मूला ध्यान रखना है वो क्या रखना है? म्यू माइनस 1 इंटू a। a जहां पर क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये है मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला, लेकिन ये कब वैलिड है? जब एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा हो। मतलब जो एंगल ऑफ प्रिज्म है जब वो लेस देन, वैसे 4-5 डिग्री तक ही वैलिड है, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 डिग्री, मतलब 7-8 डिग्री तक भी आप लगा देना। जब a की वैल्यू 10 डिग्री से छोटा हो, एंगल ऑफ प्रिज्म 10 डिग्री से छोटा हो तो ही ये अप्रोक्सीमेशन लगेगा, नहीं तो फिर नहीं लगेगा। नहीं तो फिर इस वाले फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा सब कुछ एग्जैक्ट जा करके। तो ये अप्रॉक्स फॉर्मूला डेल्टा मिनिमम इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। लेकिन ये सब कंडीशंस कहानी कहाँ से शुरुआत होगी? जब आई और ई आपस में क्या रहेगा? सेम रहेगा। आई और ई सेम रहेगा। इसमें एक ग्राफ भी बनता है डेविएशंस वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंट का, डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंट का। तो जब आई और ई दोनों एंगल बराबर हो गया तब का डेविएशंस मिनिमम, तब का डेविएशन जो है मिनिमम है। बाकी सभी सिचुएशन में उस मिनिमम से ज्यादा होगा डेविएशंस। बस इस ग्राफ में लेफ्ट साइड का जो स्ट्रेच है वो छोटा है और राइट साइड का स्ट्रेच बड़ा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये छोटा है और ये बड़ा है, दोनों बराबर बराबर नहीं है तो होता। ठीक, इतनी बातें लिख डाले।
मैं इधर समराइज कर देता हूं जो आपको ध्यान रखना है। R1 प्लस R2 इक्वल टू A, डेल्टा की वैल्यू I प्लस E माइनस A, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन I इक्वल टू E, और ऐसा होगा तो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू A बाई 2। मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला म्यू माइनस 1 इंटू A, म्यू का फॉर्मूला साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 बाय साइन A बाई 2। ये तब लगाएंगे जब A लेस देन 10 डिग्री हो, और ग्राफ जब I इक्वल टू E हो, डेल्टा मिनिमम। ये साइड का लेंथ छोटा, ये साइड का बड़ा। बस उतनी बातें ध्यान रखनी है। हो गया क्या? आखिरी में मैंने जितने बात लिखा उसी से आपके सवाल बनेंगे या उसी से क्वेश्चंस आएंगे, उतनी ही बातें याद रखना प्रिज्म में। अब डिस्पर्सन, फैल जाने का जो प्रोसेस है उसे डिस्पर्सन कहते हैं। फैलना समझते हैं ना? तो जब
रेज इंसिडेंट सरफेस पे आया, ऐसे बेंड करके इमर्जेंट सरफेस से जब निकल रहा है तो इसी प्रोसेस में ये कुछ हिस्सों में बट चुका रहता है और निकलते वक्त तो ये और फैल जाता है। सात डिफरेंट कलर में, ठीक है। वैसे कलर इनफाइनाइट होते हैं, विव गियोर, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा डेविएशंस दिखता है वो किसका दिखेगा? वायलेट का। और सबसे कम तो ये हो गया डेल्टा वी और ये हो गया डेविएशन ऑफ रेड लाइट। तो इसे कहते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। जितने एंगल में फैला उसे कहते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। मतलब ऐसे फैलने की प्रोसेस को कहते हैं डिस्पर्सन और जितने एंगल में फैला उसे कहते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। अगर अपन इसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो डेल्टा इक्वल टू क्या है? म्यू माइनस 1 इंटू ए, यही है ना डेविएशंस। डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब एंगल ऑफ प्रिज्म तो सभी रेज ऑफ लाइट के लिए सेम है, ए सेम है, लेकिन प्रैक्टिकली डेल्टा अलग है। तो डेल्टा अलग है इसका मतलब म्यू अलग अलग होगा। यहीं से पता चलता है कि एक ही मीडियम अलग अलग कलर ऑफ लाइट के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करता है। तो अगर डेविएशंस सबसे कम किसका दिख रहा है? रेड का। तो ये जो डेल्टा रेड है वो हो जाएगा म्यू आर माइनस 1 इंटू ए और ये जो डेल्टा वी है वो हो जाएगा म्यू वी माइनस 1 इंटू ए। इसी से आपको पता चलेगा कि ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है। तो ये नंबर बड़ा तभी होगा जब म्यू वी बड़ा होगा और म्यू आर छोटा होगा। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा वायलेट का, सबसे कम रेड का होता है। जिसमें से ये जो येलो कलर है ये इसको मीन कलर कहा जाता है, एवरेज कलर, मीन कलर। इसके लिए जो म्यू की वैल्यू होती वो मैं पहले भी बताया हूं, म्यू वी प्लस म्यू आर बाय 2, ये होता है इसका एवरेज कलर। तो अगर हमको एवरेज डेविएशन निकालना है, एवरेज डेविएशन, इसका मतलब हमको येलो कलर का डेविएशन निकालना है। तो एवरेज डेविएशन मतलब डेविएशन ऑफ येलो कलर ये हो जाएगा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। ये हुआ एवरेज डेविएशन, ठीक है। अगर हमको एंगुलर डिस्पर्सन थीटा निकालना है, एंगुलर डिस्पर्सन थीटा निकालना है, तो अब आप खुद ही देखो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो डेल्टा वी में से डेल्टा आर को माइनस करेंगे, मैं बाजू में पहले कर देता हूं। थीटा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो डेल्टा वी हो जाएगा म्यू वी माइनस 1 इंटू ए और डेल्टा आर हो जाएगा म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। अब इसमें से ए पूरा कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर माइनस माइनस प्लस 1। तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। तो फॉर्मूला क्या हो गया? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो जो आपको एंगुलर डिस्पर्सन ध्यान रखना हो, क्या रखना है? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। ये है एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है। और ये है एवरेज डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्सन और एवरेज डेविएशन का जो रेशियो होता है उसे डिस्पर्सिव पावर कहते हैं। मतलब एक और टर्म यहां पर आता है डिस्पर्सिव पावर, इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये होता है एंगुलर डिस्पर्सन बाय एवरेज डेविएशन। तो एंगुलर डिस्पर्सन का फॉर्मूला म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए और एवरेज डेविएशन का फॉर्मूला म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। तो ए और ए फिर से क्या हो जाएगा? कैंसल। तो ये क्या हो जाएगा? म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई माइनस 1, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसमें देखिए ध्यान से, ए एंगल ऑफ प्रिज्म गायब हो गया, ए का कोई रोल नहीं है। मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म से डिस्पर्सिव पावर इंडिपेंडेंट है। डिस्पर्सिव पावर का एंगल ऑफ प्रिज्म से कोई लेना देना नहीं है। साथ में ये ऊपर में भी म्यू है, नीचे में भी म्यू है, मतलब म्यू का रेशियो है। तो म्यू तो वैसे भी यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। तो ये क्वांटिटी जो होगा वो कैसा होगा? यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ गया? तो लिख डालिए आप डिस्पर्सन। लिखाऊं मैं इसे? डिस्पर्सन क्या होता है लिखें। लाइट के फैलने का प्रोसेस को कहते हैं डिस्पर्सन। When the rays of light passing through prism
देन इट क्या बोलेंगे, ब्रेक इनटू इट्स कंपोनेंट, तो नहीं कंस्टिट्यूएंट बोलेंगे, हाँ, इट ब्रेक इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट color of light. This Atrangi phenomena is called dispersion of light. फिर नीचे ये डायग्राम बना के लिख दे, इसमें सभी बातें मैंने लिख दिया हूं, इंपॉर्टेंट जो है। अब इसमें दो टर्म और आता है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशंस, बट वो अब है नहीं और उसके ऊपर न्यूमेरिकल कभी नीट में आया नहीं है, तो मैं उसे स्किप कर रहा हूँ। बस बोल इसलिए दिया ताकि आपको लगना चाहिए कि हमको आता है। और एक चीज आप पहले से पढ़े होंगे, वो ये न्यूटन्स में का फॉर्मूला, न्यूटन ने ये एक्सपेरिमेंट करा था ना, ऐसे लाइट फैलता है, फिर उसे वापस उल्टे डायरेक्शंस में से अपोजिट प्रिज्म अगर लगा दिए सेम एंगल का, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो वापस से व्हाइट हो जाता है, व्हाइट लाइट। अगर ये एंगल अलग अलग हो तो ये यहाँ पर पूरा व्हाइट नहीं होगा, फिर ये फिर पट्टी के बन के रूप में निकलेगा, ठीक है। और अगर ये दोनों एंगल और दोनों म्यू सेम हो, ये भी म्यू है और ये भी ए है, तो फिर कंप्लीट वापस से रिकॉम्बिनेशन हो जाते हैं लाइट का। हो गया। इसी में देखो आप, अगर ये मान लो म्यू अलग अलग हो जाए और ए भी अलग अलग हो जाए, तो फिर इसका अलग डेविएशन होगा और इसका अलग डेविएशन होगा। दोनों का डेविएशन का डायरेक्शन सेम होगा कि अपोजिट? पहले वाले में डेविएशन इस डायरेक्शन में हुआ, दूसरे वाले में डेविएशन उल्टे डायरेक्शन में हुआ, तो यहाँ पर जो नेट डेविएशन हो जाएगा, ऐसे केस में अगर ये मान लीजिए म्यू है, दूसरा वाला म्यू डैश है, एंगल ए डैश है, तो ऐसे सिचुएशंस में जो नया डेविएशन हो जाएगा नेट, वो पहले वाले का डेविएशन म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए माइनस दूसरे वाले का डेविएशन म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। वैसे कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि अगर दोनों प्रिज्म का एंगल अलग अलग हो जाए, दोनों प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो जाए, तो ये भी डेविएट कराता है और वो वापस उल्टा डेविएट कराता है। तो उल्टा डेविएट कराता है इसलिए, जैसे कि एक ने ऐसे नीचे की तरफ डेविएट करा, दूसरे ने ऊपर की तरफ, तो नेट डेविएशन में माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों के सेंस अलग अलग है। अगर एक ने नीचे की तरफ डेविएट कराया, दूसरा भी नीचे की तरफ ही करा देता, तो नेट डेविएशन में क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, ठीक है। लेकिन पहले वाले ने नीचे की तरफ मान लीजिए कराया, तो दूसरे वाले ने ऊपर की तरफ करा दिया, तो नेट जो होगा वो माइनस हो जाएंगे एक दूसरे का। इसी कॉन्सेप्ट से अगर ए और ए बराबर हो जाए, म्यू और म्यू बराबर हो जाए, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे और नेट हो जाएगा 0, ठीक है। नेट हो जाएगा 0, तो फिर वापस व्हाइट लाइट निकलती है, ठीक है, और पैरेलली निकलती, जैसा आया वैसा ही जाएगा। तो अगर ये अलग अलग हो तो एक डायग्राम अलग अलग करके बना दीजिएगा, उसमें नेट डेविएशन ये लिख डालिएगा। ये हो गया प्रिज्म। कल जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी थोड़ा पढ़ाई देंगे, कुछ कुछ। वैसे मतलब कुछ जगह ऐसा लिखा हुआ कि हटा दिए गए, कुछ जगह ऐसा लिखा हुआ कि रखे हुए हैं, तो कंफ्यूजन है, तो मैं पूरा उसको बता दूंगा शॉर्ट में, ताकि क्वेश्चंस कभी आए तो बन जाए।
अभी एक बात मेरा आपसे कहना था, वो ये कि सभी लोग अपने रिवीजन के ऊपर ध्यान रखें। रिवीजन मतलब जो अभी आपको रिवीजन शेड्यूल मिला है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसा भी करना है, जो भी करना है उसी का करिए। संडे की जो टेस्ट है वो सिर्फ आके अटेंड करना है। एक दिन संडे को पढ़ लो, आके अटेंड कर लो, ऐसा मतलब कि आपके दिमाग में कितना है उसके बेसिस पे कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं। अभी अगर आप संडे के टेस्ट में सच में ध्यान देंगे तो बाद में चल करके बहुत भयानक प्रॉब्लम होने वाला है। अभी आपको रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए, ये समय रिवीजन का है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो माइंडसेट कभी मजबूत नहीं होगा, फिर आप अप्रैल में भी इसी हालात में रहेंगे कि अभी हमको रिवीजन करना बहुत सारा चीज बाकी है। अगर यहाँ पर एक दो टेस्ट और थोड़ा खराब हो रहा है, नंबर कम आ रहा है, तो ये तो प्रॉब्लम की बात है ही नहीं, ये फाइनल स्कोर थोड़ी है। ये धीरे धीरे आपको आदत लगाया जा रहा है कि आप लंबे सिलेबस के साथ झेल सको। ज्यादा लंबे सिलेबस के साथ बिना पढ़े आप परफॉर्मेंस की तरफ कितना बेस्ट कर सकते हो, ये सब चीजें आप सीख पाओ, इसीलिए ये टेस्ट है। तो इसलिए इस टेस्ट का स्कोर को दिमाग में नहीं चढ़ाना है, दिमाग में चढ़ाना है वीक में जो टेस्ट हो रहे हैं उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से आप रिवीजन करिए। अभी इस मोमेंट पे जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं रिवीजन वाले चीजों को उतना अच्छा रहेगा। अभी अगर डीपीपी पीवाईक्यू बनाए, कम से कम तो इतना बनाना जरूरी है। कोई बुक्स भी बनाते हैं तो बनाओ, अच्छी बात है, मतलब बिल्कुल बुरी बात नहीं है। लेकिन डीपीपी और पीवाईक्यू बनने के बाद समय बचता है तो बुक्स बनाइए। एक बुक बनाते हैं तो एक बनाओ, दो बनाते हो दो बनाओ, 10 बनाते हो 10 बनाओ, लेकिन पहले पीवाईक्यू और डीपीपी सॉल्व करो। सेकेंड टाइम में जब आप रिवीजन करेंगे मार्च 15 के बाद, रिवीजन तो करोगे कि छोड़ दोगे? करेंगे ना, तब आपके पास बिल्कुल समय नहीं रहेगा कि आप बुक भी बना रहे हैं, डीपीपी भी बना रहे हैं, पीवाईक्यू बना रहे हैं। तब आपके पास सिर्फ पीवाईक्यू बनाने का समय रहेगा और एनसीईआरटी देखने का समय रहेगा, क्योंकि डेली डेली टेस्ट होंगे, तो उतना टाइम आपको मिलेगा ही नहीं कि आप सब कुछ कर सके। तो आप सिर्फ पीवाईक्यू बना पाओगे, शॉर्ट नोट्स पढ़ पाओगे और एनसीईआरटी थोड़ा रीड कर पाओगे, बस इतना ही काम आपके पास करने लायक टाइम बचेगा। तो इसीलिए अभी जितना अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं करिए। ये जो सिलेबस टेस्ट हो रहा है, ये टेस्ट 11th में जो आप चीजें पढ़े, अगर मैं छोड़ देता इस टेस्ट को तो जो 11th में पढ़े, 11th की जितनी भी चीजें पढ़े हैं वो सब भूल जाते हैं आप 10, 12, 15 दिन आते आते। अभी कम से कम 50-60% तो दिमाग में है। जब हम ये सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, अब कितना दिन बचेगा? ऑप्टिक्स पढ़ाना है बस, वेव वाला इस हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा हमारा चलेगा, खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीक से हम प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे, तो पहले ऑप्टिक्स की प्रैक्टिस और करा देंगे थोड़ा, कि ताकि दोबारा लौट के फिर यहाँ ना आना पड़े इसकी प्रैक्टिस पे। 2-3 दिन 4 दिन इसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे। उसके बाद हम 11th के कुछ टॉपिक जहाँ जहाँ आपका वीक है, जैसे रोटेशंस कुछ लोगों का वीक रह गया, काइनेमेटिक्स कुछ लोगों का वीक रह गया, उसकी प्रैक्टिस करा देंगे। कोलिजन में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने हैं वो हम करा देंगे, ठीक है। अगर हमको थर्मल में कहीं पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना होगा तो वो करा देंगे। वेव वगैरह में कोई पार्ट ऐसा होगा जिसके क्वेश्चन आपसे गलत हो जा रहे होंगे तो वो करा देंगे। फिर 12th में इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग हैं उनके वीक होंगे, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब रिलेटेड चीजें। कैपेसिटर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो होते हैं उसमें अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो वो करा देंगे। करंट में भी इंस्ट्रूमेंट में पोटेंशियोमीटर तो है नहीं, लेकिन बाकी इंस्ट्रूमेंट सब पढ़ना है, पोटेंशियोमीटर छोड़ करके बाकी सभी इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं। करंट में भी सर्किट से रिलेटेड 2-4 सवाल हम अपने तरफ से और करा देंगे, ताकि फिर से चीजें मेरे साइड से रिकॉल हो जाए आपको। मैग्नेट में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस में अगर आपको दिक्कत होगा तो वो करा देंगे। डायरेक्शन से रिलेटेड चीजों में दिक्कत होगा तो वो करा देंगे। फिर EMI, AC वहां भी करा देंगे। मॉडर्न में भी कुछ प्रॉब्लम होगा, न्यूक्लियर में प्रॉब्लम होगा, सेमीकंडक्टर में प्रॉब्लम होगा, लॉजिक गेट में प्रॉब्लम होगा, जहां जहां प्रॉब्लम होगा सब एक एक करके 2-2 दिन दे करके हम करा देंगे अप्रैल तक। तो आपको सिर्फ टेंशन लेना है केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। ये 2 सब्जेक्ट आप जितना अच्छे से संभाल सकते हो संभालो। फिजिक्स में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस करते रहना, आखिरी मोमेंट तक सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही होता है, अगर आप अगर ऐसा नहीं करेंगे, मतलब ऐसा चाहेंगे कि सब कुछ आपके फेवर में हो जाए, तो फाइनल डे आपके फेवर में नहीं रहेगा, ठीक है। फाइनल डे अगर अपन को अपने फेवर में चाहिए तो रास्ते टफ चुनना पड़ता है, और रास्ते टफ चुनने का समय आखिरी मोमेंट नहीं होता कि अब एग्जाम से 10 दिन पहले अपन हड़बड़ा गए और चुन रहे हैं। टफ रास्ते चुनने का समय अभी है, अभी अपन को ज्यादा मेहनत करना है। सुबह 6 बजे का क्लास मैंने और इसलिए करा हूं कि अब मैं आपको 8 बजे ही फ्री करूं, ताकि आपको और एक घंटा टाइम मिले। तो 1 घंटा मैं टाइम दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बस करते रहना मटर गश्ती। इसका मतलब ये है कि अभी जितना ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत, मतलब सुबह के 8 से रात के 12 बजे तक जितना आप पढ़ सकते पढ़ लो। ना गर्लफ्रेंड काम आने वाले, ना बॉयफ्रेंड काम आने वाला है, ना अपना शकल काम आने वाला है आपका, ना घर वाले काम आने वाले हैं, ना टीचर काम आने वाला है, ना दोस्त काम आने वाले, कोई काम नहीं आने वाले हैं। सिर्फ काम आएगा अभी बचे हुए समय में आपकी मेहनत।
उसके बाद रिजल्ट जैसा भी होगा वो आपको एक्सेप्ट करने के सिवा कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक है, मतलब आप चाहोगे कि नहीं ये मुझे पसंद नहीं है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये भी नहीं हो सकता। जैसा रिजल्ट आएगा उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो अच्छा है, उसके लिए सोच करके कुछ नहीं बदलेगा, जो भी बदलेगा वो मेहनत से बदलेगा। और हार्डवर्क ही रियली में जरूरी है, क्योंकि नीट के एग्जाम में अगर आप हार्डवर्क नहीं करना चाहते, वन शॉट देख के रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप मेरा बात याद रखना, 550 के ऊपर कभी नहीं जाओगे। 400, 450, 500 यही रेंज है पहुंचने का, वन शॉट देख के रिवीजन करने का। रिवीजन तो एकदम रियल में करना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी रियली में करना पड़ेगा अगर आपको स्कोर पहुंचाना है तो। नहीं तो सिर्फ फील आएगी, बस फील आएगी। बायो का रिवीजन वन शॉट देख के कर ले भाई, एनसीईआरटी पढ़ के करो, ज्यादा काम आएगा। क्वेश्चंस बना के करो, ज्यादा काम आएगा, ज्यादा लंबे समय तक रहेगा। आपको ये लगता है कि हमारा रिवीजन वन शॉट देख करके जल्दी हो जा रहा है, हम बेस्ट परफॉर्म कर ले रहे हैं, तो वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आज का कल टेस्ट है, आज आप देख ले रहे हो, कल ये बातें याद रह जा रही हैं। पर फाइनल डे में आपको पूरा सिलेबस याद रखना है, हर एक पॉइंट याद रखना है, तो आप परफॉर्म कर पाओगे। ऐसे नहीं तो नहीं परफॉर्म कर पाओगे। तो ये आप एक दिन में पूरा वन शॉट देख पाओगे? 5 मई को एग्जाम है, 4 मई को। तो ये आदत सब छोड़ दो, अब रियल बात को समझिए और रियली प्रैक्टिस पे आ जाइए। क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही सॉल्यूशंस है आपको पहुंचने का, आपके स्कोर को सॉलिड करने का, कंफर्म करने का, रियली में वहां तक पहुंचाने का। अब अगर कोई टॉपिक वीक रहा तो ये सब बहानेबाजी छोड़ो, अच्छे से पढ़ो। वीक है तो उसे स्ट्रॉन्ग करिए। समय तो ऐसा नहीं कि नहीं है, समय बहुत है। फिर भी वीक रह जाएगा तो फिर से और पढ़ना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कोई लेसन वीक है तो उसके ऊपर 700-800 सवाल बना दो, मतलब 200 जो है सवाल बनाते हो, 70 बनाते हो, 80 बनाते हो और आप सोचते हो कि हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ऐसे नहीं होगा। जिनको मार्क्स आएंगे, जिनका रैंक आएगा, जिनका सिलेक्शन होगा, वो सब वही होंगे जिनकी पूरी प्रैक्टिस रहती है अच्छी से। बाकी सब लोग हवा में रहते हैं। पिछले साल आप हवा में रहे हो, इस साल हवा में आपको नहीं रहना है, तो आप ऐसा समझना कि इस मोमेंट में पूरी जान लगा दो, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी सोच के, बिना किसी एक्स्ट्रा थॉट के। बस पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट देते रहिए, इतना काम करिए, सिलेक्शन होना तय है। जितना आपके अंदर नॉलेज होगा उसका बेस्ट आउटपुट निकलेगा। अगर आपने पूरा स्टार्टिंग से ही गड्ढा करके रखे होंगे तो रिजल्ट तो सच में गड्ढा होने वाला है। मतलब उसमें कोई मिरेकल नहीं हो जाएगा कि हाँ मतलब सब अच्छा हो गया, ऐसा नहीं होने वाला। स्टार्टिंग से आपने जो भी जमा करे होंगे उसका बेस्ट परफॉर्मेंस करने का समय यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहिए और बाकी किसी चीजों में उलझने से बचिए। जितना आप उलझेंगे उतना आपका माइंडसेट वीक होगा। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ही परफॉर्म कर सकता है एग्जाम में, नहीं तो नॉलेज बहुत बार धरे के धरे रह जाते हैं। पिछली बार भी बहुत सारे लोगों के नॉलेज बस एग्जाम मोमेंट में नहीं चला, तो एग्जाम मोमेंट में नहीं चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए नॉलेज जिम्मेदार नहीं, इसके लिए मन के अंदर डर जिम्मेदार है। तो उस डर को निकालेंगे तो नॉलेज जितना है वो परफॉर्मेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो अगली क्लास केमिस्ट्री की।